क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वैकेटिंग ऑफ सीट्स, और किसकी सीट्स की वैकेट करने की बात हो रही, तो पार्लियामेंट की सीट्स को वैकेट करने की बात हो रही है, यानी लोकसभा को और राज्यसभा की सीट्स को वैकेट करने की बात हो रही है। डबल मेंबरशिप के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में आप देखोगे कि जो सीट्स का वैकेशन है लोकसभा में राज्यसभा में, उसके लिए रीजंस क्या क्या दिए गए। तो एक रीजन दिया गया डबल मेंबरशिप, दूसरा रीजन दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन, तीसरा रीजन दिया गया रेजिग्नेशन, चौथा एब्सेंस, पांचवा कुछ और केसेस है जिनको हम देखेंगे जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991 में लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग ओथ और एफर्मेशन देखेंगे जो कि ये मेंबर्स लेते हैं लोकसभा के राज्यसभा के। और फाइनली हम लोग देखेंगे सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी शुरुआत में सबसे पहले बात होगी वैकेटिंग ऑफ सीट्स। इससे पहले मैं सारी बात आपसे कर चुका हूँ। जो सबसे पहला रीजन निकल के आता है सीट्स को वैकेट करने का, वो क्या है, वो है आपकी डबल मेंबरशिप, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। देखिए द फर्स्ट थिंग डबल मेंबरशिप। क्या बताया जा रहा है डबल मेंबरशिप में, कि देखिए एक पर्सन दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर एक समय पे नहीं हो सकता। तो एक समय पे अगर वो बोले कि मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना है और लोकसभा का मेंबर बनना है, तो ये नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है, देखिए लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days in which house he desires to serve. In default of such intimation his seat in the राज्यसभा becomes vacant। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन लोकसभा का मेंबर बन जाता है और राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, तो 10 दिन के उस अंदर उसको ये बताना होगा कि वो कौन से हाउस का मेंबर रहना चाहता है, किस हाउस में वो सर्व करना चाहता है। अगर वो इस बात को नहीं बताता है तो राज्यसभा में जो उसकी सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वैकेंट। यानी अगर कोई लोकसभा का मेंबर है और वो राज्यसभा में इलेक्ट होकर आ जाता है तो लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है और लोकसभा की जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़के लोकसभा का मेंबर बन जाता है तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि if a person is elected to 2 seats in a house he should exercise his option for one, otherwise both seats will become vacant। भैया बिल्कुल सीधी बात है। जो बड़े बड़े दिग्गज पार्टी के नेता होते हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी को ले लीजिए, जैसे कि आपका मुलायम सिंह यादव जी को ले लीजिए, तो पहले कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट पे राहुल गांधी भी लड़ रहे थे और स्मृति ईरानी भी लड़ रही थी। तो राहुल गांधी जी को लगा कि उनको शायद स्मृति ईरानी जी अमेठी की सीट पे हरा देंगी, तो एट द सेम टाइम केरला में शायद वायनाड डिस्ट्रिक्ट में भी राहुल गांधी ने अपनी कैंडिडेचर को अनाउंस कर दिया। अमेठी में राहुल गांधी हार गए और वायनाड में जीत गए। मान लीजिए अमेठी में भी जीत जाते और वायनाड में भी जीत जाते, मतलब केरला की जो डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो एमपी हैं केरला में, तो अगर अमेठी वायनाड दोनों से जीतते तो उनको किसी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होता। अगर वो किसी एक ऑप्शन को सही समय पे एक्सरसाइज नहीं करते तो अमेठी और वायनाड दोनों की सीटें चली जाती है राहुल गांधी जी के पास से। मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन से। जो सी वाला पॉइंट है डबल मेंबरशिप के अंदर लक्ष्मीकांत में, वो क्या बोलता है कि भैया अगर एक हाउस में 2 सीट्स पे एक पर्सन इलेक्ट हो गया है तो किसी एक सीट को उसे ऑप्ट करना पड़ेगा। नहीं ऑप्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो वो सीट हो जाएगी खाली। तो एक समय पे एक आदमी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, यानी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता, और एक समय पे एक आदमी ना पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है और ना स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है साथ साथ। तो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर है लोकसभा राज्यसभा का, तो एट द सेम टाइम वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होते हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता है। ओके अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पे एक पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाता है और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी बन जाता है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन गया, तो उस केस में जो उसकी पार्लियामेंट की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी अगर वो 14 दिन के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर में अपनी सीट को नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे बहुत नॉर्मल बात है कि अगर कोई एक पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर में भी इलेक्ट हो जाता है और कोई एक पर्सन आपका पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हो जाता है तो ज्यादातर केसेस में लोग पार्लियामेंट वाली सीट रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर वाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर उसने 14 दिन के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर वाली सीट को नहीं छोड़ा तो पार्लियामेंट वाली सीट उसकी वैकेंट हो जाएगी। फिर भाई डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू कैसे हो सकता है, तो भैया हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर दे रखे गए हैं जिसके बेसिस पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन कौन से बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ये मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। तो अगर कोई भी ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है और इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन वाला डिस्क्वालिफिकेशन भी है,
तो 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ दे रखा है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के लिए, या किसी और प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भैया उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया है तो ही विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। फिर अगली चीज आती है रेजिग्नेशन। एक मेंबर अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से रिजाइन भी कर सकता है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेगा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो अपना ये रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। ओके, और जैसे इस रेजिग्नेशन को चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या स्पीकर ऑफ द लोकसभा केस वाइज एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में उसकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। और मान लीजिए चेयरमैन और स्पीकर को ये लगा कि ये जो पर्सन रिजाइन कर रहा है उसका रेजिग्नेशन जेन्युइन नहीं है, एंड स्पीकर एंड चेयरमैन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रेजिग्नेशन, तो उस केस में स्पीकर या चेयरमैन उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता है। अगर एब्सेंस की बात की जाए तो भैया एक लिमिट से ज्यादा अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लगातार 60 दिन के लिए बिना परमिशन के हाउस की मीटिंग्स में नहीं आया तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। इस 60 दिन के पीरियड को कैलकुलेट करने में वो पीरियड कैलकुलेट नहीं किया जाएगा जब जो हाउस है वो प्रोरोग्ड है या एडजॉर्न्ड है 4 दिन से ज्यादा के लिए। आपको पता है दोस्तों, देखिए जब भी किसी एक सेशन होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, चाहे राज्यसभा का सेशन चल रहा हो चाहे लोकसभा का सेशन चल रहा हो, तो राज्यसभा का सेशन चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, अभी सेशन लगातार नहीं चलता है, बीच बीच में इसको एडजर्न कर दिया जाता है, फिर से मिलता है, फिर एडजर्न कर दिया जाता है, फिर से मिलता है। अभी बात यह है कि मान लीजिए एडजर्न कर दिया गया और अगली जो सिटिंग है वो 4 दिन के अंदर अंदर है, तो उस केस में ये जो बीच का टाइम है इसको काउंट किया जाएगा 60 दिन में। लेकिन मान लीजिए अभी 4 दिन से ज्यादा गैप दे दिया गया है 2 सेशंस के बीच में, तो 4 दिन से ज्यादा के गैप को, या फिर आप कह सकते हो कि 2 सेशंस के या फिर एक ही सेशन में जो 2 सिटिंग है उन 2 सिटिंग्स के बीच में अगर 4 दिन से ज्यादा का गैप हो गया है तो फिर उस गैप को इस 60 दिन की कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। मैं समझ सकता हूँ आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहोगे, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खाली हो जाएगी अगर वो लगातार 60 दिन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं करता है। तो सवाल उठता है कि 60 दिन का पीरियड कैसे काउंट होगा? तो सीधी सीधी बात है, जब एक सेशन खत्म होता है और जब अगला सेशन मिलता है उसके बीच में 2-3-4 महीने का गैप होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस 4 महीने के गैप को तो आप एब्सेंस में गिनोगे नहीं। तो आप एब्सेंस में क्या गिनोगे? आप एब्सेंस में गिनोगे वो समय जितने दिन के लिए सेशन हो रहा है। और आपको पता है भाई कि सेशंस के बीच में बहुत सारी सिटिंग होती है। अभी एक सिटिंग हुई और उसकी अगली सिटिंग 5 दिन बाद हुई, तो 4 दिन से ज्यादा की सिटिंग है, तो ये जो बीच में 5 दिन का गैप है इसको 60 दिन की काउंटिंग में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 4 दिन तक का गैप है, 4 दिन का है, 3 दिन का है, 2 दिन का है, 1 दिन का है, तो इस गैप को 60 डे के कैलकुलेशन में काउंट कर लिया जाएगा। तो भैया सीट को ऑन बेसिस ऑफ नॉन अटेंडेंस अगर खाली करना है तो पीरियड ऑफ 60 डेज अगर पार्लियामेंट की मीटिंग को एक पर्सन अटेंड नहीं करता है तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, बशर्ते कि अगर हाउस प्रोरोग्ड है, सेशन नहीं हो रहा है 4 दिन से ज्यादा के लिए, या फिर एक ही सेशन की 2 सिटिंग्स के बीच में एडजर्नमेंट हो रखा है, 4 दिन से ज्यादा का गैप है, तो उस केस में वो जो पीरियड है वो इस 60 दिन के पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन और एब्सेंस। फाइनली बात की जाए, कुछ और ऐसे केसेस आते हैं जहां पे एक जो मेंबर है वो पार्लियामेंट में अपनी सीट को वैकेट कर देता है। पहली चीज तो ये है कि उसके वैकेशन को अगर कोई कोर्ट इनवैलिडेट कर देता है, तो अगर ये कोई कोर्ट बोल देता है कि भैया ये जो पर्सन का इलेक्शन हुआ है ये गलत है, तो उस केस में वो अपनी सीट छोड़ देगा। दूसरा, उसका हाउस ही उसको एक्सपेल कर देता है, तो उसका हाउस को बोल देता है कि तुम इस हाउस में होने लायक नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ ये चार्जेस लगाए गए हैं, और उसको एक्सपेल किया जाता है, तो उस केस में उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या तो लोकसभा या राज्यसभा का, वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया जाता है, तो उस केस में वो अपनी सीट को छोड़ देगा। चौथा, अगर उसको किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है तो भी वो गवर्नर के साथ साथ लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। अब समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड है टू बी इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है और वो किसी भी बेसिस पे डिस्क्वालिफाई हो सकता है। तो अगर वो डिस्क्वालिफाइड है और फिर भी पार्लियामेंट में वो इलेक्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ये लिखा नहीं है कि उसके इलेक्शन को कैसे वर्ड बताया जाएगा। इस प्रोसीजर को
कि एक डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, इस प्रोसीजर को लाने के लिए कुछ पॉइंट्स को जोड़ा गया है आरपीए एक्ट 1951 में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बताता है कि अगर कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो उसकी सीट से हटाने के लिए क्या किया जाएगा। तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है कि मान लीजिए अगर एक डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट को किसी स्टेट से इलेक्ट कर लिया जाता है तो जो हाई कोर्ट होगी वो उसके इलेक्शन को अवॉइड बोल सकती है। तो मान लीजिए अभी देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत से प्रोसीजर लिखे हैं, अलग अलग जगहों पे लिखे हुए हैं। तो डिफेक्शन लॉ भी आ जाता है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी कंडीशंस लिखी हैं, क्वालिफिकेशन बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लायक नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड है, उसके बावजूद वो पार्लियामेंट का मेंबर बन के आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा कोई प्रोसीजर नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बोलता है, 1951 ये बोलता है कि हाई कोर्ट उस पर्सन के इलेक्शन को वॉइड बता सकती है। हालांकि उस पर्सन के पास ये आज़ादी रहेगी कि हाई कोर्ट ने अगर उसके इलेक्शन को वॉइड बता दिया है तो फिर वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने के लिए। और मान लीजिए कुछ ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो किसी एक पर्सन के इलेक्शन को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉइड बताने की कोशिश कर रहे हैं और हाई कोर्ट बोल देता है कि इलेक्शन वॉइड नहीं है, तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं वो मेंबर्स जो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आरपीए 1951 इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ जुडिशरी, फर्स्ट हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं किसकी, ओथ एंड एफर्मेशन की। भैया हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो अपनी सीट लेगा हाउस में, तो सीट लेने से पहले ही हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड एफर्मेशन बिफोर सम प्रेसिडेंट। तो या तो प्रेसिडेंट के पहले वो ओथ और एफर्मेशन लेगा, शपथ लेगा, या फिर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड किसी पर्सन के सामने वो शपथ लेगा। शपथ के समय वो क्या बोलेगा, वही बातें, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर। तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट है ओथ का, ये अलग अलग डिग्निटरीज के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलता रहता है। अब जब तक एक पर्सन ने शपथ नहीं ली है अपने ऑफिस की, तब तक वो ना तो अपने हाउस में जिसमें वो इलेक्ट होकर आया, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, उसकी किसी भी प्रोसीडिंग में वो बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है और ना ही वोट कर सकता है। तो जब तक एक पर्सन सिलेक्शन होने के बाद शपथ नहीं लेगा तब तक ना उसको हाउस में बैठने दिया जाएगा, ना ही हाउस में बैठ के पार्टिसिपेट करके वोट करने दिया जाएगा। तो मतलब इनफैक्ट उसका जो इलेक्शन है उसका कोई मतलब नहीं है अगर उसने शपथ नहीं ली है तो। ओके और जो भी पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज मिलती हैं, जो भी आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो आपको शपथ लेने के बाद ही मिलेंगे। और मान लीजिए आप सेलेक्ट होकर बन भी जाते हो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, तो आपके ऊपर 500 रुपए प्रतिदिन की पेनाल्टी लगाई जा सकती है अगर आप हाउस में बैठ के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो या वोट कर रहे हो कुछ कंडीशंस में। वो कंडीशंस क्या है कि मान लीजिए आपने ओथ और अफर्मेशन को नहीं लिया और उसके बावजूद आप हाउस में बैठ के पार्टिसिपेट कर रहे हो, वोट डाल रहे हो, तो दिन पे हिसाब से आपको 500 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। दूसरी बात, अगर एक पर्सन को यह पता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है मेंबरशिप के लिए, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ता है और इलेक्शन जीत जाता है, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, और उस पर्सन को पता था कि वो डिस्क्वालिफाइड हो, ये बात प्रूव हो जाती है, तो जितने समय पे भी वो मेंबर रहा है हाउस ऑफ ये जो आपका पार्लियामेंट है, उतने समय तक प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, देनी पड़ सकती है, उसके ऊपर सजा लगाई जा सकती है। और तीसरा, when he knows that he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of any parliamentary law, यानी कि किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ के चलते एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह पता है कि भैया इस लॉ के चलते मुझे ये अलाउड नहीं है कि मैं हाउस में बैठूं या वोट करूं, उसके बाद भी अगर वो हाउस में बैठ के वोट करता है तो उस केस में भी उसको प्रतिदिन 500 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब हम बात करेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस की। देखिए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के मेंबर हो, तनख्वाह तो मिलेगी। कहने के लिए ये लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, बट इनको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, जबरदस्त फैसिलिटी है। तनख्वाह तो शायद देखते भी नहीं होंगे ये लोग, चलिए वो एक अलग चीज है। तो देखिए हमारे संविधान की अगर आप बात करो तो उसमें कोई भी पेंशन का प्रोविजन नहीं है। देखिए कोई एक पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो उसको बेसिक अमाउंट ऑफ सैलरी तो मिलेगी, ये तो देखिए पता है, कोई भी आदमी काम करता है तो उसके लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ तनख्वाह देनी पड़ती है, ये बात तो मालूम है। लेकिन हमारे संविधान में
कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इनको पेंशन देनी है, लेकिन फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पेंशन दी जाती है। 1954 में इनैक्ट किया गया सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। 2018 में आप देखोगे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी थी उसको 50,000 रुपए प्रति महीने, ₹50,000 पर मंथ से बढ़ा के ₹1,00,000 पर मंथ कर दिया गया। और जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है उसको प्रति महीने 45,000 से यानी 45,000 रुपीज से बढ़ा के 70,000 यानी कि 70,000 कर दिया गया। और जो उसका ऑफिस अलाउंस एक्सपेंस था वो भी 45,000 रुपए महीने से बढ़ा के 60,000 कर दिया गया। 2010 में जो डेली अलाउंस था उसको 1,000 रुपए प्रतिदिन से बढ़ा के 2,000 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। 1976 के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ पेंशन, जिसको एक प्रॉपर ग्रेजुएटेड फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। उस ग्रेजुएटेड फॉर्मूला को आपको देखने की जरूरत है नहीं, आपके काम की चीज है नहीं, आप उसको तब देखिएगा जब मान लीजिए कल की डेट में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हो। जब तक आप बनते नहीं हो तब तक ना आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही किसी एग्जाम में पूछा जाएगा भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितनी पेंशन मिलती है, इससे आपको क्या लेना देना है, आपको क्या लेना देना है। चलिए उसके बाद बात की जाए तो ट्रेवलिंग फैसिलिटीज, रहने के लिए एकोमोडेशन, टेलीफोन का अलाउंस, व्हीकल एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरीके की बहुत सी चीजें इनको मिलती हैं। अगर आप बात करो सैलरीज एंड अलाउंसेस तो देखिए चाहे आप स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात कर लीजिए, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात कर लीजिए, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की बात कर लीजिए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की बात कर लीजिए, इनको कौन डिटरमिन करता है? पार्लियामेंट डिटरमिन करता है। और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, इन सब की जो सैलरीज है ना दे आर बेसिकली चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज का मतलब क्या होता है कि इनके खिलाफ वोटिंग नहीं हो सकती। देखिए कोई भी खर्चा जब होता है सरकार के द्वारा तो उस खर्चे के अगेंस्ट में वोटिंग हो सकती है, और फाइनेंशियल खर्चों में वोटिंग करने की ताकत ज्यादातर केसेस में किसके पास है? लोकसभा के पास। हालांकि आप देखोगे कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरी में कोई वोटिंग हो ही नहीं सकती है। मतलब ये जो पैसा है दैट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो उनके पास जाना ही जाना है, इसके अगेंस्ट कोई भी वोट नहीं आएगा पार्लियामेंट का, चाहे लोकसभा का, किसी का भी नहीं। फिर एक सवाल ये उठता है कि भैया ये जो आपके ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, और ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन है? तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी आप बोलोगे ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा के, ये कहाँ लिखा है? तो 1953 में पार्लियामेंट लेके आया सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। इसमें ऑफिसर्स आपको मैंने बताया कौन कौन है। 2018 में क्या हुआ कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे उनकी तनख्वाह को 1.25 लाख प्रति महीने से बढ़ा के 4 लाख प्रति महीने कर दिया गया, यानी 1.25 लाख पर मंथ से बढ़ा के 4 लाख रुपीस पर मंथ कर दिया गया। जो दूसरे ऑफिसर्स हैं आपके पार्लियामेंट के, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनको भी समय समय पे सैलरी इनकी बढ़ती रहती है और इनको जो पैसा मिलता है दैट इज सेम एज गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप सोचिए यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। उसका रीजन ये है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट की या फिर आप कह लीजिए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की जो सैलरी है वो थोड़ी ज्यादा है, तो वो 4 लाख रुपीस प्रति मंथ हो गई। जब मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट इन द कैपेसिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट गेटिंग एनी सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट इज गेटिंग सैलरी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो तनख्वाह मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो चेयरमैन है राज्यसभा के, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तनख्वाह को 1.25 लाख रुपीस पर महीने से बढ़ा के 4 लाख रुपीस प्रति महीना कर दिया गया। एक बात यहाँ रखिए, याद रखिए जो बाकी ऑफिसर्स है पार्लियामेंट के, जैसे कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको उतनी ही सैलरी मिलती है जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। लेकिन वो अलग बात है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा, ये जो आपके कह सकते हो ऑफिसर है पार्लियामेंट के, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को छोड़ के, देखिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं जो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनको सैलरी मिलती 4 लाख रुपीस प्रति महीना, ये मैंने आपको बता दिया। इनको क्या क्या अलाउंसेस मिलते थे वो मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताया था। अभी इन ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को छोड़ दो तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को तनख्वाह तो उसी बेसिस पे मिलेगी जिस बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, साथ साथ इनको कुछ और अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, वो अलाउंसेस भी समय समय पे डिसाइड किए जाते हैं और थोड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा जो कोई डेली अलाउंस मिलता है ना इनको, यानी कि
अभी मैं ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोल रहा हूं तो राज्यसभा का चेयरमैन मत मानिए, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन की जो भी बेनिफिट्स है वो मैं अलग से बता चुका हूं। तो ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा को छोड़ के इनको जो भी अलाउंस मिलता है उसमें एक डेली अलाउंस होता है, ठीक है, और कुछ ऐसा अलाउंस होता है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। तो जो डेली अलाउंस है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है, ये इनको भी मिलेगा। लेकिन आप देखोगे कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है उसको एक सेंचुरी अलाउंस मिलता है, 2,000 रुपये प्रति महीना। फिर आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को भी एक सेंचुरी अलाउंस मिलता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लोकसभा को भी एक सेंचुरी अलाउंस मिलता है। तो जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है इनको सेंचुरी अलाउंस मिलता है 2,000 रुपये प्रति महीने का, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को जो सेंचुरी अलाउंस मिलता है वो 1,000 रुपये प्रति महीने का होता है। तो इतने डिटेल में मैंने जो सैलरीज अलाउंसेस वो भी समझा दिए मैंने आपको इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के। अब अगली वीडियो में हम लोग स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में सब कुछ जानेंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इसका टेन्योर कितना है, इसकी रोल पावर्स और फंक्शंस कितने हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी क्या होती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, जब वो एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा की कैपेसिटी में काम करता है। और उसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की